हेलो एवरीवन। भारत एक खोज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तलाश, उसके हम लोगों ने 5 खंड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसका खंड नंबर 6 यानी कि जन संस्कृति लेकर आए हैं, तो इसको पढ़ते हैं। इसी के साथ ये वाला चैप्टर नंबर 2 भी आज कंप्लीट होता है। क्या कह रहे हैं कि मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा है। ऐसे अवसर में अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा हुआ है। यानी कि वो जी कहते हैं जो वर्तमान में हमारा जीवन है, भारतीय जनता है कि गतिशील है, नाटक है, जो कुछ भी है उसमें जो वर्तमान में है, तो उसकी सारी जो मतलब दशाएं कंडीशन जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, पास्ट में जाते हैं, उसके अतीत से जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई बच्चा है या कुछ एक बालक है, अगर वो बीमार होता है, उसे खांसी या बुखार आता है, तो हम ये देखते हैं कि इसको खांसी बुखार तो है प्रेजेंट में, लेकिन इसको क्यों आया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पास्ट में देखते हैं कि इसने क्या क्या खाया, कल क्या खाया, क्या पिया, कैसे घूम रहा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आखिर ये खांसी बुखार जुकाम जो भी बच्चे की तबीयत खराब हुई है वो क्यों हुई है। तो इसी तरीके से कहते हैं जो वर्तमान में जो स्थिति है, इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उनके अतीत में जाना पड़ता है। जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी और उनकी आंखें क्या है, भविष्य पर, आने वाले समय पर टिकी हुई हैं। इस तरह के हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में क्या क्या था, लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथिक और क्या थी, पुराकथाओं का मेल भी था। और इसमें से किसी को भी एक दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। और ये सब क्या है, ये लोक कथाएं हैं, लोक परंपराएं थी, इतिहास था, मिथक, पुराकथा, ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए। इन सबको हम अलग अलग नहीं देख सकते थे कि लोक संस्कृति अलग देख लें, फिर परंपराएं अलग देख लें, इतिहास अलग देख लें, नहीं, इन सबको हम एक साथ ही देख सकते थे। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे, जो पूरी तरीके से जो मतलब पढ़े लिखे भी नहीं थे, और वो भी इस पृष्ठभूमि के क्या थे, हिस्सेदार थे। के प्राचीन महाकाव्य जो भारत के बहुत पुराने थे, क्या क्या थे, महाकाव्य थे, रामायण थी, महाभारत थी, और अन्य ग्रंथ भी थे, जिसमें जनता के बीच दूर दूर तक बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे। यानी कि जो महाभारत थे, रामायण थी, कथाएं थी, ये ग्रंथों में लोगों के बीच में इतने प्रचलित, इतना मतलब अटूट विश्वास था इसमें, इन्हें अपनी इतनी बहुत जगह बना रखी थी। तो इस घटना कथा और उसका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था। उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बना रखा था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे, जो बिना पढ़े लिखे लोग थे उनको भी रामायण के, महाभारत के, क्या जो भगवत गीता वगैरह के इनके श्लोक यूं ही मुँह जवानी सैकड़ों पद याद थे। वो अपनी कभी कभार जो बातचीत करते थे किसी दौरान में, कोई बातचीत के दौरान में वो बार बार उन चीज़ों को उठा के, उन दोहों को, उन संस्कृतियों, जैसे रामायण और संस्कृति में कि राम ने ऐसा कहा था, सीता ने ऐसा कहा था, श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था, तो इस तरीके के श्लोकों को वो अपने रोज के बातचीत में शामिल कर लेते थे। ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे कि जिससे उनसे जुड़ी हुई हैं, जिससे कोई नैतिक उपदेश मिलता हो। रोजमर्रा की जिंदगी के मामलों के बारे में भी सीधी सादी बात को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे, जो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यानी कि वो लोग बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके बीच में रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ इस तरीके से, मतलब घटनाएं इस तरीके से समृद्ध थी, इस तरीके से उन लोगों को रटी हुई थी कि वो अपने रोजाना की सीधी सादी बातचीत में, देहाती लैंग्वेज में भी वो अपने एक ना एक दोहा, कुछ ना कुछ उठा के उसमें रख देते थे। यही सब देखकर जो जवाहरलाल थे उनको बहुत ज्यादा क्या होता था, आश्चर्य होता था इतना उनको देखकर। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग निश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। उन्होंने अलग है कि उनका स्रोत क्या है, पुराकथाएं एवं परंपराएं और महाकाव्य के नाटक से अधिक है, और इतिहास बहुत कम है, जानकारी बहुत कम है। लेकिन ये नाटकाएं जो देखते हैं, पिक्चर्स वगैरह, उससे इनका ज्ञान ज्यादा है। इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता, और उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और साफ सीधे अवयवों वाले पुरुष भी दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और
संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा हुआ होता है। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच में गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती थी कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद भी जिसने भारत चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली हुई थी। चारों तरफ गरीबी थी और उनसे जो फैली हुई विपत्तियां परेशानियां थी वो भी फैली हुई थी। उनकी छाप भी हर माथे पर थी। जितने भी वहाँ के लोग थे वो हर माथे पे उनकी विपत्ति परेशानी उनके चेहरे पर दिखती थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप भी दे दिया था। जिंदगी को उनने कुचलकर क्या कर दिया, विकृत और भयंकर रूप भी दे दिया गया था। इस विकृत से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति भी बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत भी यही थी। यह सब जो कष्ट था, परेशानी थी, यह सब देखने में क्या है, हमारी स्थिति देखने में अभाव और जो असुरक्षा की स्थिति बनी हुई थी, यह सब देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। ना ही इसको देखना अच्छा लग रहा था, सुखद नहीं था। पर क्या करें, भारत की जो असलियत थी, जो उसकी रियलिटी थी, वो यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी प्रबल थी और जो स्थितियों की जो परिस्थिति थी उसको भी समर्पित करने के जो भाव थे वो उनकी प्रवृत्ति प्रबल थी। पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहट थी कि जो हजारों वर्ष की संस्कृति विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाता था। और उसमें क्या थी, हजारों वर्षों की जो संस्कृति थी, जो विरासत में मिली थी, उसे एक बड़ा दुर्भाग्य ही था कि जो उसे अभी तक नहीं मिटा सका। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये खंड है हमारा 6, चैप्टर नंबर 2 का तलाश का खंड था 6। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है और ये खंड भी खत्म होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, जो कि है सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।